हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के हमारे सेशन में जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, बड़ा ही खास, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कोशिश हम ये करेंगे कि इस चैप्टर को कुछ इस ढंग से पढ़ा जाए कि आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन यहीं से हो। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन तो आपके प्रमुख त्योहार से आएगा। त्योहार का मतलब जैसे आपको पूछ लेगा कि शीतलाष्टमी कब आती है, या वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। बहुत सारे और भी। ठीक है। और दूसरी बात, क्वेश्चन आते हैं मेलों से कि कौन सा प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है। अब ये इस टॉपिक को पर्यटन की दृष्टि से भी जोड़ देता है कि पर्यटन की दृष्टि से या फिर पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के हमारे इस सेशन के अंदर जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है, आपके हेडिंग लगाइए आप, राजस्थान में प्रमुख मेले एवं त्योहार। राजस्थान के प्रमुख मेले वे त्योहार। देखिए, राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार के बारे में हम जो चर्चा करेंगे, और हम जिस कैलेंडर के आधार पर ये मेले और त्योहार पढ़ते हैं कि चैत्र या वैशाख या ज्येष्ठ माह या आषाढ़ या आपकी भादवा जो काती जो भी है, ठीक है, इस आधार पर तो हम जो मेले और त्योहार जिस कैलेंडर के आधार पर पढ़ने वाले हैं वो है आपके विक्रम संवत कैलेंडर। सबसे पहले तो ये देखिए किस आधार पर पढ़ने वाले हैं, विक्रम संवत कैलेंडर। क्या होता है ये पहले ये समझिएगा। ठीक है। हम जो मेले और त्योहार पढ़ेंगे वो किस कैलेंडर के आधार पर पढ़ेंगे, विक्रम संवत कैलेंडर। ये जो विक्रम संवत कैलेंडर है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो देखिए, हाँ, नहीं नहीं, हम सारी बातें करेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है। विक्रम संवत कैलेंडर की जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 57 ईसा पूर्वी में। कब हुई थी? 57 ईसा पूर्वी में। आप कहेंगे शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा वो है विक्रमादित्य द्वारा। राजा विक्रमादित्य द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 57 ईसा पूर्वी के अंदर। किस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी? विक्रम संवत कैलेंडर। अब देखिए यहां पर एक नाम लिखा है ईसा पूर्व, इसको आप थोड़ा समझिए। जैसे मैंने आपके सामने एक समय की लाइन ड्रॉ की है कि ये कोई समय है और हम इसको आज के संदर्भ में पढ़ते हैं। देखिए, यदि आज मैं चर्चा करूं तो आप कहेंगे सर आज जो है वो है 2024 ईस्वी। 2024 ईस्वी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी। तो आज ये जो समय है 2024 ईस्वी, सिंपल सी बात है, इससे पहले यदि मैं चर्चा करूंगा तो 2023 रहा है, उससे पहले 2022 रहा है, उससे पहले 2023 रहा है। यानी कि 24 से 23, फिर 22, फिर 21, फिर 20, इसी प्रकार से रहा है। और ये जो कैलेंडर है ना ईस्वी,
इस कैलेंडर को कहा जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर को क्या कहा जाता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये इस कैलेंडर की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? इस कैलेंडर की जो शुरुआत हुई है वो हुई थी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जिस कैलेंडर की शुरुआत हुई है वो है आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो वो टाइमिंग 0 था। इसके बाद में फिर 0 था तो फिर 1 आया, फिर 2 आया, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते फिर आपके 1000 हुआ, फिर 1100, फिर 1200, फिर 2000 और आज देखते ही देखते 2024 आ गया। तो ये जो कैलेंडर है ईस्वी वाला, कि अभी कौन सा सन चल रहा है कि 2024 ईस्वी, ये कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इस कैलेंडर की शुरुआत हुई है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया तो ईसा मसीह के जन्म से पहले भी थी। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बातें हैं वो कहलाती है ईसा पूर्वी। ईसा के जन्म के पूर्व की बातें वो क्या कहलाती है? ईसा पूर्वी। जन्म के बाद तो ये हो गया, लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो बातें हैं उसे आप पढ़ते हैं ईसा पूर्वी। यानी कि ईसा मसीह को जन्म लेने से पूर्व की बातें, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, बोले तो बिफोर क्राइस्ट। यानी कि ईसा मसीह को जन्म लेने में सपोज देन 1750 वर्ष बाकी थे। उस समय हमारे यहां सिंधु घाटी सभ्यता, या हम हमारे राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं तो कालीबंगा का पतन हो गया था। इससे जस्ट पहले, यानी कि इधर हम चलेंगे ना तो यहां 0, फिर यहां 1700, फिर आप यहां पर पढ़ेंगे 1900, फिर यहां पर पढ़ेंगे 2000। इस प्रकार से ये चलेगा कि ईसा मसीह को जन्म लेने में 5750 वर्ष जब बाकी थे तब कालीबंगा सभ्यता क्या हो गई थी? नष्ट। यानी कि 1750 बीसी। इधर वाला टाइमिंग क्या कहलाता है? बीसी। इधर वाला टाइमिंग क्या कहलाता है? एडी। केवल आपको ये लाइन समझानी थी। कौन सी? कि ये ईसा पूर्वी क्या है, बस इतना ही समझना है आपको। ठीक है, क्योंकि हम जो मेले और त्योहार पढ़ रहे हैं वो किस कैलेंडर के अनुसार पढ़ रहे हैं? विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 57 ईसा पूर्वी में। ठीक है, और बाकी आज का जो वर्तमान का कैलेंडर है वो कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ईस्वी, यानी कि एडी, एनो डोमिनी। बस इतनी सी बात है। ठीक है, केवल इस शब्द को समझाने के लिए पूरी चर्चा हुई। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरी बात। आप देखते हैं कि कैलेंडर या तो चंद्रमा पर आधारित होता है या फिर सूर्य पर आधारित होता है। यही तो आप अक्सर पढ़ते हैं। यहां पर ये जो विक्रम संवत कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, ये चंद्रमा पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित। ठीक है, और इस विक्रम संवत कैलेंडर में कुल कितने माह हैं? तो याद रखिएगा, इसके अंदर कुल 12 माह है। कौन कौन से ये 12 माह हैं अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे सा कंसेप्ट आपको और समझना है। वो कौन सा है? देखिए, वो कौन सा कंसेप्ट है, देखिए वो समझिए। जैसे मैंने आपको लिखाया कि हमारे राजस्थान में छप्पनिया अकाल मैंने आपको क्या लिखाया कि हमारे राजस्थान में छप्पनिया अकाल पड़ा था 1956 ईस्वी में। ये लिखा दिया।
आपने भी लिख लिया, नो डाउट। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा? एग्जामिनर ने आपको पूछा यही क्वेश्चन कि राजस्थान में छप्पनिया अकाल कब पड़ा, और वहां ऑप्शन के अंदर दिया पहला ऑप्शन 1956 विक्रम संवत। ऑप्शन दिया आपको बी 1899 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी मैंने आपके सामने लिखा 1856 विक्रम संवत। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको मैं। अब देखिए इधर, आप जब बुजुर्गों से सुनेंगे कि छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, तो वह आपको बताएंगे कि छप्पनिया अकाल पड़ा था 1956 विक्रम संवत में। यानी कि अकाल पड़ गया था, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए आप पढ़ते होंगे, बड़े बुजुर्ग अक्सर आपको बताते हैं कि हमने पेड़ पौधों के पत्ते खाकर अपना जीवन यापन किया। तो वो 1956 विक्रम संवत में पड़ा था, इसीलिए नाम क्या है? छप्पनिया अकाल। लेकिन आप कहेंगे सर ईस्वी बताइए कि ये छप्पनिया अकाल कब पड़ा, क्योंकि ये जो छप्पनिया अकाल नाम है ये तो विक्रम संवत 1956 के आधार पर है। तो आपको याद रखना है कि विक्रम संवत और ईस्वी, विक्रम संवत और ईस्वी, इन दोनों में कितना अंतर है? तो याद रखिएगा 57 वर्षों का। कितना अंतर है? 57 वर्षों का। यानी कि ईस्वी से आगे है विक्रम संवत कितना? 57 वर्ष। अब देखिए यहां पर आपको लिखाया था कि छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? 1956 विक्रम संवत को। आपको ईस्वी निकालना है तो आप क्या करेंगे? ईस्वी से 57 वर्ष आगे है कौन? विक्रम संवत। इसका मतलब ईस्वी निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसमें से 57 जब घटाएंगे तो आपके सामने एक आंकड़ा आएगा 1899 ईस्वी। यानी जब विक्रम संवत को ईस्वी में बदलना हो तो 57 घटा दीजिए, और जब ईस्वी से आपको विक्रम संवत में जाना हो तो 57 ऐड कर दीजिए। समझ गए? ये धीरे धीरे बातें हम पढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लिखूंगा कि हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक नरसार हुआ था खेजड़ली बलिदान के रूप में, और ये जो खेजड़ली बलिदान है कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 1730 ईस्वी में हुआ। अब विक्रम संवत में आ जाए तो 57 ऐड करना है, बस 1787 क्या हो जाएगा? विक्रम संवत। और यदि 1787 विक्रम संवत दे रखा है और आपको ईस्वी निकालना है तो 57 क्या कर देंगे? माइनस। ये धीरे धीरे बातें हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। तो यहां पर हम जो मेले और त्योहार पढ़ेंगे वो किस कैलेंडर के आधार पर पढ़ेंगे? विक्रम संवत कैलेंडर के आधार पर। और विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्वी के अंदर विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। ये किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर, याद रखना। इसके अंदर कुल माह कितने होते हैं? 12। सबसे पहले हम 12 महीने लिखेंगे, फिर इनको हम शुरुआत करेंगे विधिवत रूप से। एक बार ये आप 3 बातें लिखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। ये 3 बातें समझ में आई आपको कि हम जो मेले और त्योहार पढ़ेंगे वो कौन से कैलेंडर के आधार पर पढ़ेंगे? विक्रम संवत कैलेंडर। तो आप पूछेंगे सर इस कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्वी में। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो राजा विक्रमादित्य द्वारा। ये जो विक्रम संवत कैलेंडर है ये किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। और इसके अंदर कुल कितने महीने होते हैं? 12। ये 3 बातें समझ में आई? आगे मैं और बताता रहूंगा, ठीक है। सर आज जियोग्राफी की क्लास मेरे पर नहीं है। कैसे नहीं है? जियोग्राफ
ज्योग्राफी क्लास तो थी सुबह, हाँ बिल्कुल पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ राजेंद्र शर्मा पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ नकद सिंह तंवर बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए ये तीन बातें तो आपने लिख ली ना। अब देखो इस विक्रम संवत कैलेंडर में 12 महीने है कौन कौन से, एक बार वो देखिए आप। इस विक्रम संवत कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिएगा। पहला माह चैत्र, जिसे आप चैत बोलते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, यानी कि आप जिसे बोलते हैं सावन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद यानी कि भादवा। ठीक है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव। ठीक है। उसके बाद में है आपके सामने आश्विन, बोले तो आसोज, उसके बाद में फिर आ जाएगा नंबर 8 कार्तिक, आप जिसे बोलते हैं काती, कार्तिक माह। फिर आ जाएगा आपके मार्गशीर्ष, जिसे आप बोलते हैं मिंगशर। फिर आ जाएगा आपके पोष। फिर आ जाएगा आपके माघ, और फिर आ जाएगा फाल्गुन। ये नाम तो सुने हैं ना। भाई ये नाम तो आपने सुने होंगे, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवो, आसोद, काती, मिंगशर, पो, माह, फागण। तो ये सारे विक्रम संवत कैलेंडर के ही तो 12 महीने हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखिए इसी को हम जोड़ते हैं अंग्रेजी महीने में, यानी कि आप कहेंगे सर वैशाख चल रहा है लेकिन इस समय कौन सा अंग्रेजी माह चल रहा है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में, उसको भी देखिए। देखिए चैत्र माह जब चल रहा होता है उस समय यदि इनकी बात करेंगे तो ये मार्च और अप्रैल है। वैशाख अप्रैल और मई है, याद रखिएगा। ज्येष्ठ माह की हम बात करेंगे तो ये मई और जून है। इसकी हम बात करेंगे तो ये जून और जुलाई है। अभी आपको समझाता हूं कैसे। ये जुलाई और अगस्त है, ये जुलाई और क्या है, अगस्त है। ये आपके अगस्त और क्या है, सितंबर है। ठीक है। ये आपके सितंबर और अक्टूबर है। ये आपके अक्टूबर व नवंबर है। ये आपके नवंबर व दिसंबर है। ये आपके
दिसंबर व जनवरी है, ये आपके जनवरी व फरवरी है, ये आपके फरवरी व मार्च है, और वापस मार्च और अप्रैल कौन सा है? चैत्र माह। इसको समझिए कैसे। देखिए, इस प्रत्येक माह के अंदर, यानी कि जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल, चैत्र माह के अंदर 30 दिन होंगे, तो आपको याद रखना है कि इस 30 दिनों में से चैत्र माह के शुरू के जो 15 दिन होंगे वो मार्च के होंगे, और चैत्र माह के जो अंतिम 15 दिन होंगे वो किसके होंगे? अप्रैल के। अब आप कहेंगे सर चैत्र के शुरू के 15 दिन मार्च के होंगे, लेकिन कौन से मार्च के होंगे? क्योंकि मार्च के स्वयं के 15 दिन तो किस में आ गए हैं? फाल्गुन में। ये देखो मार्च। तो बाकी जो 15 दिन बचे मार्च के वो किस में है? चैत्र में। और फिर अप्रैल के शुरुआत के 15 दिन चैत्र में। अप्रैल के जो अंतिम 15 दिन बचे, क्योंकि इसमें भी 30 दिन होते हैं, इस माह में के अंदर भी प्रत्येक माह के अंदर 30 व 31 दिन होते हैं। कुछ वहां पर स्पेशल बातें हैं फरवरी में, तो हम और चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चैत्र माह के अंदर टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन। इस 30 दिन में से आधे 15 दिन मार्च के और आधे अप्रैल के होते हैं। जैसे वैशाख माह के अंदर 30 दिन है, तो 15 दिन कौन से हो जाएंगे? अप्रैल वाले। अप्रैल वाले कौन से 15 दिन? क्योंकि अप्रैल के 15 दिन तो किस में आ गए? चैत्र में। बाकी जो 16 से लेकर 30 अप्रैल तक बचे वो वैशाख में, और फिर वापस 15 दिन किसके? मई के। ठीक है, धीरे धीरे बातें आएगी। आप लिखिए, ये लिखिएगा एक बार। और ये क्यों लिखा रहा हूं इसकी भी मैं चर्चा आगे करूंगा कि मुझे ये आपको इस प्रकार से क्यों लिखाना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछता है। ठीक है, ये उतारिए। केवल यहां तक बात समझ में आई ना कि हम पढ़ रहे हैं मेले त्योहार, जिसके अंदर कौन से कैलेंडर के आधार पर पढ़ेंगे? तो विक्रम संवत कैलेंडर। इसकी शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा की गई, ये किस पर आधारित होता, कैसे होता है? चंद्रमा पर आधारित। अभी हम चर्चा करेंगे। और कुल माह कितने होते हैं? 12। और 12 महीने कौन से हैं? ये तो ये 12 महीने हैं। इनके साथ में मैंने ये भी आपके अंग्रेजी महीने भी जोड़ दिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि सब आप जब आषाढ़ पढ़ा रहे हैं तो उस समय आषाढ़ के 15 दिन जून के और आषाढ़ के बाकी वाले 15 दिन किसके आ जाएंगे? जुलाई के। ठीक है, हाँ। आर डी चौहान क्या पूछ रहे हैं? भारत का राष्ट्रीय पंचांग, वो भी मैं चर्चा करूंगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो 22 मार्च 1957 के अंदर संख संवत को घोषित किया गया है। वो भी मैं लिखूंगा। ठीक है, हिजरी संवत भी आपको लिखूंगा, संख संवत भी लिखूंगा, जैसे विक्रम संवत कैलेंडर भी लिखाया है। ठीक है, तो फिर तो आप यूजर कॉल करके पता कीजिए, इसका मुझे आइडिया नहीं है। इसका क्लास शो नहीं हो रही है ये पर। ऑनलाइन वाले नंबर है ना, उन पे पता करिए फिर। हाँ नवीन बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं।
लिख लिया। लिख लिया। बिल्कुल आराम से देखिए, सारी बातें बिल्कुल आराम से देखिएगा। हम पढ़ रहे हैं मेले त्योहार। मेले त्योहार जो आप पढ़ते हैं ना, वो किस कैलेंडर पर पढ़ते हैं? विक्रम संवत कैलेंडर के आधार पर। इस विक्रम संवत कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? तो 12। ये आपके सामने रहे। ठीक है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आसोद, कार्तिक, मिक्सर, पौमा, फागण। ठीक है। अब देखिएगा, इस प्रत्येक माह में चाहे कोई सा भी माह हो, चाहे वो आप चैत्र ले लीजिए, वैशाख ले लीजिए, ज्येष्ठ ले लीजिए, आषाढ़ ले लीजिए, कोई सा भी माह ले लीजिए, प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से 2 पक्ष होते हैं? तो आप कहेंगे, एक पक्ष तो होता है आपके कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को भी आप एक और नाम देते हैं, वो है बद्दी पक्ष। और दूसरा जो पक्ष होता है, वो होता है आपके शुक्ल पक्ष। कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। या फिर इसे आप बोलते हैं शुद्धि पक्ष। बोलते हैं। प्रत्येक माह की यदि हम बात करेंगे, किसी भी महीने को ले लीजिए आप, चैत को ले लीजिए, जेठ को ले लीजिए, आषाढ़ को, किसी को भी, प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। आपको याद रखना है कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में टोटल 15 दिन होते हैं। टोटल कितने दिन होते हैं? 15 दिन। इधर शुक्ल पक्ष में भी कितने दिन होते हैं? 15 दिन। लेकिन कई बार हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते होंगे कि किसी माह में 2 अमावस आ जाती है, किसी माह के अंदर 2 ग्यारस आ जाती है। वो क्यों आ जाती है, वो तो हम आगे से देखेंगे। लेकिन यहां तक तो क्लियर हो रहा है ना कि प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। किसी भी माह का पक्ष हो, वो पहला होगा कृष्ण पक्ष, उसके बाद में आएगा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के 15 दिन होंगे, और कृष्ण पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष के भी 15 दिन और शुक्ल पक्ष के भी कितने दिन होंगे? 15 दिन। यहां पर एक बात याद रखनी है कि कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होगा ना, इसका जो 15वां दिन, उसे आप बोलेंगे अमावस्या। कृष्ण पक्ष में टोटल 15 दिन होते हैं, लेकिन 15वां दिन क्या कहलाएगा? अमावस्या। क्योंकि शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन है, वो क्या कहलाएगा? याद रखिएगा, पूर्णिमा। बताओ, ये बात समझ में आई पूरी? कि प्रत्येक माह में 2 पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। प्रत्येक माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होगी, याद रखिएगा। कृष्ण पक्ष में 15 दिन होते हैं, 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। उसके बाद में फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। शुक्ल पक्ष के 15वां दिन कहलाता है पूर्णिमा, और पूर्णिमा के साथ महीने का क्या हो जाता है? समापन। पूर्णिमा के साथ महीने का समापन होगा, फिर दूसरा महीना शुरू होगा, तो वापस इधर से कृष्ण पक्ष, फिर शुक्ल पक्ष, फिर पूर्णिमा, फिर माह कंप्लीट। उतारिए।
ये बात क्लियर हो गई। आगे चलूं मैं। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको लगभग विक्रम संवत कैलेंडर पता चल गया है कि हाँ अच्छा ये होता है क्या, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, जिसके अंदर 12 महीने होते हैं। प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण होता है एक शुक्ल होता है। कृष्ण पक्ष में 15 दिन होते हैं, 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। शुक्ल पक्ष में 15 दिन होते हैं, 15वां दिन पूर्णिमा कहलाता है, जिसके तहत माह समाप्त हो जाता है और फिर पूर्णिमा के बाद एक नए महीने की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे चलूं मैं। अब देखिएगा आगे और इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि ये जो विक्रम संवत कैलेंडर आप पढ़ रहे हैं ना, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, इस विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम त्योहार कौन सा है, और आपको पूछा जाए अंतिम त्योहार कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक बात तो आपको यहां से पता कंफर्म है कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम त्योहार पूछ रहा है और इधर से अंतिम त्योहार पूछ रहा है। यानी कि यदि मैं यहां पर लिखूं कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा है और अंतिम माह कौन सा है, तो मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो जाएगा कि सर विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार यदि प्रथम महीने की आप बात करेंगे तो ये रहा प्रथम माह, कौन सा है, चैत्र। और अंतिम माह कौन सा होता है, फाल्गुन। और फिर आपको पता है कंप्लीट होता है ये। ठीक है, तो इसके अनुसार देख रहे हैं ना आप, विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा है, आप कहेंगे चैत्र। और अंतिम माह कौन सा है, फाल्गुन। इसका मतलब एग्जामिनर आपको यह पूछना चाह रहा है यहां से कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम त्योहार कौन सा है। तो प्रथम त्योहार वही आएगा जो चैत्र माह में होगा। और आप सब जानते हैं कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार नववर्ष हम कब मनाते हैं, चैत्र माह में मनाते हैं। लेकिन लेकिन याद रखिएगा, चैत्र माह में हम नववर्ष कृष्ण पक्ष में नहीं मनाते, हम मनाते हैं शुक्ल में। याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम त्योहार यदि कोई आता है तो वो है घनघोर। क्योंकि घनघोर कब आता है, तो आप कहेंगे चैत्र शुक्ल तृतीया। ये रहा आपके सामने विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम त्योहार। और अंतिम त्योहार कौन सा है, तो अंतिम माह कौन सा है, फाल्गुन। फाल्गुन माह का अंतिम दिन कौन सा है, फाल्गुन पूर्णिमा। और फाल्गुन पूर्णिमा को क्या आती है, आप कहेंगे सर होली। ये लीजिए, फाल्गुन पूर्णिमा विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार अंतिम त्योहार। क्लियर हुआ। ठीक है, ये लिख लिया।
विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा है, अंतिम महीना कौन सा है, यहाँ प्रथम त्योहार कौन सा है और अंतिम त्योहार कौन सा है। अब ये जब मैंने लिखा तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में कुछ और आया होगा, और आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्रथम त्योहार यानी कि त्योहारों की शुरुआत और त्योहारों का समापन वो एक कहावत के अनुसार आप पढ़ते हैं, और वो कहावत है आपके तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी घनघोर। उस कहावत के अनुसार त्योहारों की जो शुरुआत है वो अलग है, और यहां पर ये विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार अलग है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि फायरमैन एग्जाम हुआ था, उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार अंतिम त्योहार कौन सा है, होली। ठीक है, चलिए आगे चलूं मैं। हाँ शाबाश। देखिए मेरे हिसाब से अभी तक आपके दो क्लासेस चल रही होगी, एक तो कल्चर चल रही है और एक जियोग्राफी, दो तो चल ही रही है, दो सेगमेंट। एक तीसरा जो हिस्ट्री है, अब तीनों एक साथ में तो चला नहीं सकते, आपको और अदर भी तो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलूं मैं। अब देखिए आगे, अब आपकी वो बात ले आता हूं मैं कहावत के अनुसार। कहावत के अनुसार हमारे राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत या त्योहारों का समापन एक कहावत है जिसका नाम है, वो कहावत ये इस प्रकार है कि तीज त्योहारा बावड़ी, त्योहारा बावड़ी ले डूबी घनघोर। यानी कि तीज से त्योहारों की शुरुआत है और घनघोर में क्या है, समाप्त। गणगौर ले डूबी गणगौर यानी कि गणगौर का विसर्जन कर देते हैं। देखिए यहां पर जो तीज है कौन सी है, ये इस तीज से याद रखेगा त्योहारों की शुरुआत मानी गई है, यानी कि त्योहारों का आगमन। राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना गया है, याद रखिएगा इस तीज से। लेकिन ये कौन सी तीज है, तो ये है आपके छोटी तीज। ये छोटी तीज कब आती है, तो याद रखिएगा ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, यानी कि इसे ही बोलते हैं श्रावणी तीज। तो इससे तो क्या है, त्योहारों का आगमन। ले डूबी घनघोर, इस घनघोर से क्या है, त्योहारों का समापन, त्योहारों का समापन। और त्योहारों का समापन किससे होता है, तो याद रखिएगा घनघोर से। घनघोर कब आती है, तो याद रखिएगा चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है, उतार लीजिए। ये कहावत के अनुसार पूछा जाए तो ये है, विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए तो वो है। ठीक है, अब पूछ तो आपको ऐसा भी ले कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस माह से है, तो याद रखिएगा श्रावण से, यानी कि सावन से। ये लिखिए।
क्या हुआ सर? आखा तीज कौन सी? आखा तीज वो तीज अलग है। वो आखा तीज जो आती है ना, आखा तीज जिसे आप बोलते हैं अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, ये आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। ये वैशाख माह में है, वैशाख शुक्ल तृतीया। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। हाँ, और इस दिन पतंग महोत्सव होता है बीकानेर में। ये आखा तीज अलग है। वैसे तो बहुत सारी तीज है देखो। वैसे अभी बड़ी तीज भी है, वो भादवे के अंदर आती है, लेकिन भादवे के कृष्ण पक्ष में आती है। बिल्कुल है, कार्तिक है, लेकिन एग्जामिनर जब आपको पूछेगा ना, तो वो स्पेशल ऐसा नाम देगा कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम त्योहार कौन सा है। ये तो जो त्योहार है, ये तो हम हमारी लैंग्वेज में, हम हमारी राजस्थान के अंदर कहावत है कि हमारे राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत यहां से मानी गई है, छोटी तीज से। हाँ, ये हिंदी महीने है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल करवाएंगे। जब हम त्योहार पढ़ेंगे ना, मुस्लिमों से संबंधित त्योहार, तो वहां पर मैं आपको मुस्लिम संत भी साथ में पढ़ाऊंगा। ठीक है। पूछा जाए सर अंतिम हिंदू त्योहार कौन सा है, ये रहा। वो जब भी नाम पूछेगा ना ये, तो ये तो वो नाम देगा स्पेशल कैलेंडर के अनुसार कौन सा है। वरना ऐसा पूछा जाएगा तो यही है त्योहारों का आगमन, यही है त्योहारों का समापन। यानी कि आगमन तीज है, समापन गणगौर है। ठीक है। ठीक है, चलो आगे। जयपुरी ख्याल के गुणीजन खाने क्या है? गुणीजन खाना एक स्थल है। गुणीजन खाना एक स्थल है जहां पर सवाई प्रताप सिंह ने अपने दरबार में रहने वाले 22 विद्वान, 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 कलाकारों को ठहराया था। वो स्थान कहलाता है गुणीजन खाना। ठीक है, चल ये सब कुछ यहां तक क्लियर हो गया। विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार पढ़ेंगे। विक्रम संवत कैलेंडर में कौन कौन से महीने होते हैं, तो ये 12 महीने रहे आपके सामने। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होगी और एंड पूर्णिमा में। फिर ये विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार आप जिसे पढ़ते हैं, ये तीज त्योहार अब आवड़ी, यानी कि कहावत के अनुसार कौन सा त्योहार से आगमन है और कौन से से समापन है। ठीक है, चलिए अगली बात। अब यहां पर आप जो पूछ रहे हैं, शायद इससे पहले किसी ने कमेंट करके पूछा था कि सर हमारे भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है आपके संघ संवत। कौन सा है? याद रखिएगा, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है संघ संवत। ठीक है, घोषित कब किया गया इसे? राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत को घोषित किया गया है 22 मार्च 1957।
अब ये जो संघ संवत है, इसकी यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी के अंदर किसकी शुरुआत हुई थी? संघ संवत की, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये सूर्य पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? सूर्य पर आधारित। आप पूछेंगे सर इसकी शुरुआत किसने की थी संघ संवत की? तो याद रखिएगा, कुषाण शासक हैं कनिष्क, इनके द्वारा। कनिष्क, ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं, संघ संवत में भी यही महीने हैं सारे, ठीक है। संघ संवत की शुरुआत भी तो आपके चैत्र माह से ही होती है, चैत्र कर्षण प्रतिपदा से, ठीक है। बस यहां से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने ये आ सकता है कि भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? संघ संवत। कब घोषित है? 22 मार्च 1957 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी के अंदर। सूर्य पर आधारित है और कुषाण शासक जो है कनिष्क, इनके द्वारा शुरू की गई। कनिष्क द्वारा शुरुआत, ठीक है। यहां पर ये केवल क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर, ठीक है। हमें जहां से क्वेश्चन बनेगा ना, वो इनके माह के अंदर से बनेगा कि चैत्र माह में कौन सा त्योहार है, ज्येष्ठ में कौन सा आता है, वैशाख में कौन सा है, वो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अब हम यहां से प्रत्येक माह में कौन से त्योहार आते हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैत्र माह। हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो लिख लिया होगा आप सबने। चलिए देखिए, अब हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे पहले महीने से ही त्योहारों को पढ़ना, और शुरुआत करेंगे चैत्र माह से। एक बार आप समझिए, चैत्र माह से सिंपल सी बात है, हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, और प्रत्येक माह की जो शुरुआत है वो जिस पक्ष से होगी वो कौन सा पक्ष होगा? काला पक्ष, यानी कि कर्षण पक्ष। और उसके बाद में जो दूसरा पक्ष आएगा वो कौन सा होगा? शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष में 15 दिन होंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे चैत्र माह के कर्षण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं, फिर हम पढ़ेंगे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ ये लिखना ही है। इसकी शुरुआत 78 ईस्वी के अंदर हुई थी, ठीक है, ये लिखना ही है आपको। यहां से समझ में आ गया ना। तो अब आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा यहां से, चैत्र माह का एक कर्षण पक्ष। किसके त्योहार पढ़ेंगे सबसे पहले? चैत्र माह के कर्षण पक्ष। अब देखिए, हमें केवल कर्षण पक्ष में वही बातें पढ़नी है जो कि त्योहार है। बाकी एक बार मैं आपको नॉर्मली बताता हूं। जैसे चैत्र माह के कर्षण पक्ष की शुरुआत होगी, तो शुरुआत जहां से होगी वो पहला दिन क्या कहलाता है? एकम। पहले एकम आएगी, यानी कि जिसे प्रतिपदा बोलते हैं। फिर आप बोलेंगे चैत्र कर्षण द्वितीया, यानी कि दूज, फिर तीज, फिर चौथ, फिर पंचमी, फिर आपके छठ आ जाती है, फिर सातम, फिर आठम, फिर नम, फिर दसम, फिर 11 यानी कि एकादशी, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर आपके चतुर्दशी है यानी कि 14 है, फिर 15 नहीं है। 15वां दिन क्या कहलाता है? अमावस्या। तो एकम से लेकर अमावस्या तक कौन कौन से त्योहार आते हैं कर्षण पक्ष में वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चैत्र माह के अंदर शुक्ल पक्ष, सेम वही शुक्ल पक्ष के अंदर एकम, दूज,
तीज और 14 और 15वां दिन क्या कहलाएगा, शुक्ल पक्ष आ जाएगा तो पूर्णिमा। ठीक है, तो वो इस प्रकार से एक सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप निश्चित रहिएगा। क्वेश्चन जो आएगा आपके वो यहां से आता है कि कौन से माह में कौन सा त्योहार कब आता है, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी उठा के पूछ लेता है स्टैटिस्टिक्स जीके के हिसाब से कि निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, संघ संवत कब घोषित हुआ है, बस इतना। इनमें से यहां से यदि है तो कहावत के अनुसार पूछ लेता है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन कौन से त्योहार से है, तो तीज से। कई बार ये दे देता है कि तीज त्योहारा बावड़ी खाली जगह ले डूबी घनघोर के अनुसार राजस्थान का अंतिम त्योहार कौन सा है, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे जहां से हम प्रत्येक माह के अंदर त्योहारों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।